हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरस्वती इंटरनेशनल एकेडमी। आज हम स्टैंडर्ड 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 15 प्रोबेबिलिटी का थर्ड पार्ट स्टडी करेंगे। सेकंड पार्ट में आपने इसके एग्जांपल्स टिल 8th एग्जांपल तक हमने स्टडी कर रखा है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एग्जांपल से। तो हमारा जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है एग्जांपल नंबर 9। चलिए, 9th एग्जांपल में आपको क्या बोला गया है कि आपको एक डेटा गिवन है, वो देखते हैं हमें। तो यहाँ पे हमें दिया गया है हरप्रीत टॉसेस 2 डिफरेंट कॉइन्स साइमल्टेनियसली। हरप्रीत एक पर्सन है, वो 2 डिफरेंट कॉइन्स, मतलब एक सपोज 1 रुपीज़ का होगा तो दूसरा 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ ऐसे टॉसेस साइमल्टेनियसली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एटलीस्ट 1 हेड? What is the probability that she get at least 1 head? चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहले जो आपका एक्सपेरिमेंट है, वो क्या गिवन है? टॉसिंग 2 डिफरेंट कॉइन्स, टॉसिंग 2 डिफरेंट कॉइन्स, ये बोला गया है। चलिए, तो आउटकम्स क्या होंगे इसके लिए देखेंगे। अब आउटकम्स को देखना पड़ेगा आपको, कैसे निकालेंगे। तो आउटकम के लिए सपोज के पहला कॉइन टॉस करूंगा तो मुझे हेड और टेल मिल सकता है, एंड दूसरा कॉइन जब टॉस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? हेड एंड टेल। तो दोनों को साथ में क्या क्या केस मिलेंगे? तो पहले मैं एच को एच के साथ ले सकता हूँ कि फर्स्ट कॉइन पे भी हेड आएगा और सेकेंड कॉइन पे भी हेड आ जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट कॉइन पे हेड है तो सेकंड कॉइन पे टेल होगा। नेक्स्ट फर्स्ट पे टेल तो सेकंड पे हेड, और फर्स्ट पे टेल और सेकंड पे टेल्स। सो मतलब टोटल आउटकम्स कितने हो गए आपके पास? 4 आउटकम्स हो गए। चलिए, इवेंट मुझे बोलेगी कि लेट इवेंट ए गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। चलिए, एटलीस्ट 1 हेड के लिए क्या क्या केस मिलेंगे? एटलीस्ट 1 हेड मतलब मिनिमम 1 हेड होना ज़रूरी है। चलिए, मिनिमम 1 हेड के लिए क्या क्या केस हो सकता है? देखिए, इसमें कितने हेड है? 2 हेड्स। मिनिमम 1 का कंडीशन सेटिस्फाई। इसमें भी 1 हेड है, इसमें भी 1 हेड है, बट इसमें एक भी हेड नहीं है ये वाले केस में। तो मिनिमम 1 हेड वाला केस कौन कौन से हो गए मेरे पास? तो वो हो गए HH, HT और TH। सो मतलब इसमें कितने आउटकम्स हो गए? 3। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए आपके लिए हो जाएगी 3 डिवाइडेड बाय 4 पॉसिबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जांपल नंबर 9 को। अगेन इसमें आप एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 टेल, एटमोस्ट 1 हेड, ऐसे अलग अलग केसेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपको याद रखने होंगे इसमें क्या आएगा। अगर मैं एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा अगर लेना चाहूँ तो मैं एक इवेंट बी बना देता हूँ, getting at most 1 head। चलिए, at most 1 head का मतलब मैक्सिमम 1 हेड होना चाहिए। तो इस केस में कौन कौन से केस होते हैं पहले तो वो समझ लेंगे। तो इस केस में देखिए क्या होगा, ये नहीं होगा क्योंकि 1 से ज़्यादा है। इसमें होगा, इसमें होगा और ये भी होगा। अब बात करते हैं सर एटमोस्ट 1 हेड में तो हेड दिख नहीं रहा। एटमोस्ट 1 हेड का मीनिंग होगा कि 1 हेड और 0 हेड्स, मतलब एक भी हेड नहीं होगा तो भी केस को कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फेवरेबल केस होंगे आपके HT, TH और TT। तो अगेन इसमें भी कितने आउटकम्स होंगे? 3। सो अगर मुझे बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो वो भी हो जाएगी 3/4। तो इस तरीके से अगर इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन एटमोस्ट 1 हेड, एटमोस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल, इस तरीके से आपको अलग अलग केसेस देखने को मिल सकते हैं जिससे आप आराम से स्टडी कर पाएंगे। चलिए देखेंगे अब आगे कि क्या हो जाएगा नेक्स्ट केस में। तो नेक्स्ट एग्जांपल आपको गिवन है एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10। चलिए, एग्जांपल नंबर 10 में क्या मेंशन किया गया पहले वो देखते हैं। इन अ म्यूजिकल चेयर गेम the person playing music has been advised to stop playing music at any time within a 2 minutes after she starts playing। मतलब एक म्यूजिकल चेयर गेम आपको पता है ये कैसे होता है। तो ये बोला गया है कि स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विद इन 2 मिनट्स आफ्टर, मतलब
एक म्यूजिक प्लेयर से गेम स्टार्ट होगी तो म्यूजिक जो स्टॉप करने वाला पर्सन होगा वो 2 मिनट्स के अंदर कभी भी म्यूजिक बंद कर सकता है, पर मैक्सिमम कितना मिनट तक यूज कर सकता है, 2 मिनट्स, उससे आगे नहीं जाना चाहिए उसका टाइम। ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग। तो फर्स्ट हाफ मिनट में स्टार्ट होने वाले के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी वो मुझे कैलकुलेट करके देनी पड़ेगी। चलिए, तो यहाँ पे क्या बोला गया, एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज जो आपका एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट बोला गया स्टॉप म्यूजिक विद इन 2 मिनट्स। मतलब आपको 2 मिनट्स के अंदर, विद इन 2 मिनट्स आपको स्टॉप म्यूजिक क्या करना होगा, प्ले स्टॉप म्यूजिक को स्टॉप करना होगा। चलिए, तो आउटकम्स इक्वल्स टू टोटल टाइम्स आपके पास कितना है, तो टोटल टाइम आपके पास कितना है 2 मिनट्स, मतलब टोटल टाइम आप ले लेंगे 2 मिनट्स। आउटकम मतलब टोटल टाइम्स, पॉसिबल आउटकम्स हैं इसके एक्सपेरिमेंट के, तो टोटल टाइम आपके पास कितना यूज करना है 2 मिनट्स। चलो, इवेंट क्या है, तो लेट इवेंट ए आपके पास क्या गिवन है, देखिए कि आपको बोला गया म्यूजिक विल स्टॉप विद इन द फर्स्ट हाफ मिनट, म्यूजिक विल स्टॉप विद इन फर्स्ट हाफ मिनट। चलिए, तो म्यूजिक क्या होगा, फर्स्ट हाफ मिनट्स में ही स्टॉप हो जाएगा। चलिए, तो इसमें आउटकम्स क्या होंगे, तो फॉर इवेंट ए इट इज़ 1.5 मिनट आपके पास होगा। अब ये कैसे होगा, देखो एक एग्जांपल लेता हूँ, एक नंबर लाइन ले लेते हैं। सपोज ये मेरे पास 0 से स्टार्ट करूँगा और 2 मिनट्स तक जा सकता हूँ, तो मेरे पास जो टोटल टाइम है वो कितना हो जाएगा, 0 to 2 मिनट्स, मतलब ये टोटल टाइम हो जाएगा। और हाफ कहाँ मिलेगा मुझे, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे मुझे हाफ मिल जाएगा उसके हाफ में। और मेरा फेवरेबल टाइम कितना है कि हाफ मिनट के बाद म्यूजिक क्या हो जाएगा, स्टॉप, मतलब मैं इतना ही डिस्टेंस कवर कर सकता हूँ, तो इतना डिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, हाफ, और ये पूरा डिस्टेंस आप जो कैलकुलेट करेंगे उसका क्या होगा, 2 मिनट्स। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो टोटल टाइम फॉर ए डिवाइडेड बाय टाइम फॉर गेम। चलो, टाइम फॉर ए क्या था 1/2, टाइम फॉर गेम कितना था 2 मिनट्स। चलिए, ये 2 नीचे हो जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 1/4। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर पाएंगे। अगेन आपको यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है, ये एग्जाम आपके बुक में जब गिवन है तो एक स्टार मार्क गिवन है। स्टार मार्क का मीनिंग, उसके लिए नोटेशन गिवन है कि नॉट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में जल्दी पूछा नहीं जाता, बट एक केस है तो हम इससे डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल नंबर 10। चलिए, फिर अब बात करेंगे आगे कि हमें नेक्स्ट क्वेश्चन को देखना है कि क्वेश्चन नंबर 11 जो एग्जाम्पल है, ये भी थोड़ा सा नॉट फॉर पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन व्यू ही दिया है। इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है वो हम देखेंगे। चलिए, अब हम स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल नंबर 11। तो हम देखेंगे कि एग्जाम्पल 11 अगेन स्टार मार्क गिवन है क्वेश्चन में, मतलब नॉट फॉर द पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। चलो, अब ये क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए, अ मिसिंग हेलीकॉप्टर is reported to have crashed somewhere in the rectangular region shown in a given figure। एक फिगर गिवन है और what is the probability that it crashed inside the lake shown in a figure। मतलब फिगर है, देखिए फिगर में क्या बता रहा हूँ, एक रेक्टेंगुलर पार्क गिवन है आपको, मतलब एक एरिया गिवन है रेक्टेंगुलर, इसमें इतने पार्ट में एक लेक है, ये लेक पार्ट है आपका, और ये पूरा फॉरेस्ट पार्ट है। ये पूरा पार्ट जो दिया है वो एक फॉरेस्ट पार्ट है, ठीक है। तो ये एक फॉरेस्ट है और ये एक लेक एरिया है। चलिए, अब मुझे बोला गया है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट क्रैश ऑन द लेक साइड। लेक साइड में क्रैश करेगा, उसका
रीजन क्या होगा। चलिए इसमें लेंथ गिवन है मुझे, ये लेंथ आपको गिवन है 9 किलोमीटर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आपको गिवन है 2 किलोमीटर्स, और ये लेंथ आपको गिवन है 4.5 किलोमीटर्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ गिवन है 6 किलोमीटर्स। चलिए तो अब अगेन ये क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में पहले तो क्या होगा, मुझे मेरा शेडेड मतलब ये मेरा फेवरेबल रीजन होगा, इतने पार्ट में गिरना चाहिए। तो नाउ पहले मैं कैलकुलेट करता हूँ एरिया ऑफ फॉरेस्ट। अब एरिया ऑफ फॉरेस्ट क्यों कैलकुलेट कर रहा हूँ, उसका रीजन बता रहा हूँ कि हेलीकॉप्टर जो भी क्रैश होगा वो इतने से मैक्सिमम इसके बाहर तो जा नहीं सकता, मतलब मैक्सिमम एरिया कितना पॉसिबल है इस हेलीकॉप्टर के लिए ये। तो सबसे पहले मैं लूँगा एरिया ऑफ फॉरेस्ट। चलो एरिया ऑफ फॉरेस्ट क्या होगा, तो एक रेक्टेंगल है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर फॉरेस्ट L इक्वल्स टू 9 एंड B इज इक्वल्स टू 4.5 है। सो एरिया ऑफ फॉरेस्ट विल बी L इंटू B विच इज इक्वल्स टू 9 इंटू 4.5। चलिए मुझे क्या करना होगा, 9 इंटू 4.5 करना है। आप 45 इंटू 9 कर दीजिए पहले, 9 5 ज़ा 45, 4 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 9 4 ज़ा 36, 405 और एक डेसिमल पॉइंट आ जाएगा, मतलब इसका एरिया होगा 40.5 किलोमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट अब क्या हो जाएगा, देखिए मुझे निकालना है एरिया ऑफ लेक। चलिए एरिया ऑफ लेक क्या होगा, एरिया ऑफ लेक आपको मिलेगा, अब लेक के लिए बात करेंगे तो फॉर लेक। चलिए अब देखिए लेक का कैलकुलेशन कैसे करूंगा, मुझे इसके लिए भी लेंथ और ब्रेड्थ चाहिए। चलिए लेंथ क्या होगा, ये टोटल कितना है 9 किलोमीटर्स, इतना पार्ट क्या गिवन है 6, मतलब रिमेनिंग कितना होगा 3। सिमिलरली ये 4.5 है, ये 2 है, तो ये एरिया क्या होगा 2.5। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 2.5। चलिए तो एरिया ऑफ लेक अगेन क्या होगा L इंटू बी, देयरफॉर ये होगा 3 इंटू 2.5। चलो 2.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा देखिए, सो इट विल बी 7.5। चलिए तो नाउ प्रोबेबिलिटी that helicopter will crash inside lake is equals to, अब वो प्रॉपर्टी क्या होगी, तो मतलब फेवरेबल एरिया कितना है लेक का, टोटल एरिया कितना है फॉरेस्ट, तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ लेक ओवर एरिया ऑफ फॉरेस्ट। चलिए एरिया ऑफ लेक क्या था 7.5, ये क्या था 40.5, इसे सॉल्व करेंगे तो यह क्या होगा 75 डिवाइडेड बाय 405। चलिए इसे सॉल्व करना है आपको, कैंसिलेशन कर सकते हैं आप, 15 से करना चाहे तो 15 से इसका कैंसिलेशन कर सकते हैं। तो 15 कितना हो जाएगा देखिए आपके लिए, 15 इंटू क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, 15 इंटू ये क्या हो जाएगा 15 5 ज़ा 75, और ये कितना हो जाएगा 15 1 ज़ा 15 2 ज़ा 27। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इस केस के लिए 5/27। तो ये हो जाएगा इस केस के लिए आपका आंसर। चलिए एक और एग्जांपल है, द लास्ट एग्जांपल 13 नंबर, इसके बाद हम एग्जांपल नंबर 12, उसके बाद हम 13 पे जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे एग्जांपल नंबर 12 की। चलिए तो अब एग्जांपल नंबर 12 में क्या गिवन है उसकी बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12, चलिए 12th एग्जाम्पल में आपको गिवन है अ कार्टन कंसिस्ट 100 शर्ट्स। एक कार्टन के अंदर 100 शर्ट्स अवेलेबल हैं।
तो मेरे पास टोटल शर्ट्स कितना अवेलेबल है पहले तो देख लेते हैं हम लोग। टोटल शर्ट्स इक्वल्स टू 100। चलिए, विच 88 आर गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट। मतलब इसमें से 88 गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट, ये गिवन आपको। चलिए, अब मुझे बोला गया है जिमी अ ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड। जिमी एक ट्रेडर है, वो सिर्फ गुड शर्ट्स होंगे तो ही वो परचेज करेगा, अदरवाइज उसे परचेज नहीं करेगा। सो नेक्स्ट, एंड सुजाता इज अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट हु हैव मेजर डिफेक्ट्स। मतलब सुजाता वैसे वो शर्ट परचेज नहीं करेगी जिसमें मेजर डिफेक्ट्स हैं। सो वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, एक शर्ट मैं ड्रॉ करता हूँ उस कार्टन में से, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज एक्सेप्टेबल बाय जिमी, और सेकेंड केस बोला गया है इट इज एक्सेप्टेबल बाय सुजाता। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि दो ट्रेडर हैं, दो ट्रेडर का केस मुझे कुछ इस तरीके से दिया गया है कि जिमी एक ट्रेडर ऐसा है जो सिर्फ गुड शर्ट्स को परचेज करेगा, और सुजाता एक ऐसी ट्रेडर है जो सिर्फ मेजर डिफेक्ट वाले शर्ट को परचेज नहीं करेगी। सो मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है कि अगर मैं एक शर्ट इस कार्टन से रैंडमली पिक करता हूँ तो वो सुजाता बाय करेगी या जिमी बाय करेगा उसके लिए। तो केस नंबर 1, टोटल शर्ट्स एक्सेप्टेबल बाय जिमी। तो जिमी कितना शर्ट एक्सेप्ट करेगा, ओनली गुड, तो गुड कितने हैं 88, तो जिमी कितने एक्सेप्ट करेगा 88। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ जिमी विल बाय इज इक्वल्स टू क्या होगा 88 डिवाइडेड बाय 100, या तो आप इसे 0.88 भी लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, तो ये हो जाएगी किसकी प्रोबेबिलिटी, जिमी विल बाय द शर्ट्स। सेकेंड केस होगा टोटल शर्ट्स एक्सेप्टेबल बाय सुजाता। चलो, सुजाता एक्सेप्ट करेगी, उसके कितने केस होंगे, तो सुजाता कौन से नहीं इफेक्ट करेगी, मेजर डिफेक्ट वाले वो पसंद नहीं करेगी, बट वो माइनर और गुड दोनों परचेस करेगी। मतलब सुजाता कितने शर्ट एक्सेप्ट करेगी टोटल, तो इट इज इक्वल्स टू 88 गुड वन प्लस 8 विद द माइनर डिफेक्ट्स। सो 88 प्लस 8 कितना हो जाएगा आपके पास 96। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ सुजाता विल बाय इज इक्वल्स टू क्या होगा 96 बाय 100, और यू कैन से इट इज 0.96। तो इस तरीके से आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हो और आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये केस होगा कि शर्ट एक्सेप्ट करेंगे। कौन सा केस पूछा गया पहले वो देखो कि कौन सा नहीं परचेस करेंगे। आप गलती से 4/100 भी कर सकते हैं, बट वो बोला है कि नहीं परचेस करना है, तो परचेस करेंगे उसके लिए क्या है वो प्रोबेबिलिटी मुझे फाइंड आउट करनी है। तो ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल नंबर 12। अब एक लास्ट एग्जाम्पल है जो आपके लिए बाकी है, इसके लिए देखेंगे। ये एग्जाम्पल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपके टेक्स्ट बुक के लिए या फिर एग्जाम के लिए, जो इसमें से पूछा जा सकता है। इंटरेस्टिंग केसेस हैं तो इसे हम स्टडी भी करेंगे प्रॉपरली, और उसके ऊपर से कितने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमें याद रखने होंगे। इसमें मैं मोर देन 100+ क्वेश्चन बना सकता हूँ, तो आपको याद रखना होगा कि आप कितने क्वेश्चन बना रहे हैं। तो देखिए, आपको स्टडी करना है दैट एग्जाम्पल नंबर 13, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। सो एग्जाम्पल नंबर 13, चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 में क्या बोला गया है दैट 2 डाइस, सिंगल डाई की बात नहीं कर रहा हूं, बोला गया 2 डाइस, वन इज ब्लू कलर एंड अदर इज ग्रे कलर, आर थ्रोन एट द सेम टाइम। एक सेम टाइम पे मैंने 2 डाई थ्रो कर दिए। राइट डाउन द ऑल पॉसिबल आउटकम्स, पहले तो कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं वो मुझे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट
then what is the probability that sum of the two numbers appearing on the top of the dice is, मतलब दोनों डाई पे जो नंबर होगा उसका जब मैं सम करूंगा तो वो मुझे तीन अलग अलग केस पूछा गया है। 8 होगा तो केस क्या होगा, 13 होगा तो केस क्या होगा, और थर्ड पूछा गया लेस देन और इक्वल टू 12 होगा तो क्या मिलेगा। तो ये मुझे सारे केसेस मुझे कैलकुलेट करके बताने पड़ेंगे। तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले तो एक्सपेरिमेंट क्या है आपका, आपका एक्सपेरिमेंट क्या होगा, टॉसिंग टू डाइस, टॉसिंग टू डाइस। चलिए डाइस 2 टॉस करेंगे तो पॉसिबल आउटकम्स क्या होंगे, तो इसके आउटकम्स लिखने हैं मुझे। चलो आउटकम्स कैसे लिखने होंगे पहले तो वो पता चले। चलो पहला डाई टॉस करता हूँ तो पॉसिबिलिटी केस क्या होंगे 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड जब दूसरा डाई भी थ्रो करूँगा तो 1 2 3 4 5 एंड 6 केसेस पॉसिबल है मेरे पास। चलिए अब यहाँ पे मुझे टोटल आउटकम्स लिखना है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे पहले तो देखो, इसमें सबसे पहले ये 1 के साथ ये 1 पैर बना सकते हैं ना, पहले पे भी 1 है और दूसरे पे भी 1 है। सिमिलरली पहले पे 1 होगा और दूसरे पे 2 हो सकता है। तो आपको करना क्या होगा, पहले एक 1 को फिक्स करो, बाद में सारे नंबर उसके साथ लिखने हैं। फिर वैसे होगा 1 3 1 4 1 5 1 6 हो गया। अब इसके आगे तो जाएगा नहीं। अब ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट पे 2 हो और फर्स्ट फिर वापस कॉमन हो जाएगा 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। वैसे ही नेक्स्ट हो जाएगा 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। सिमिलरली नेक्स्ट होगा 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। नेक्स्ट होगा 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। सिमिलरली नेक्स्ट लास्ट मिलेगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। सो टोटल कितने आउटकम्स मिले देखिए। अब लिखा कैसे है मैंने, पहले 1 को फिक्स कर दिया, फिर सारे नंबर 1 2 3 4 5 6। सेकंड के लिए मैंने 2 को फिक्स कर दिया, वापस 1 2 3 4 5 6। वैसे 3 को फिक्स कर दिया 1 2 3 4 5 6। इसी तरीके से मैंने 6 नंबर्स निकाल लिए। चलो टोटल आउटकम्स कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 6 6 6 6 6 6 टाइम्स है, मतलब टोटल आउटकम्स कितने होंगे मेरे इसके लिए 36 आउटकम्स पॉसिबल हैं जब मैं 2 डाइस को सिंगल टाइम टॉस करता हूँ। समझ में आ जाएगा क्या होगा। चलिए अब मुझे बोला गया है केस नंबर 1, लेट इवेंट ए सम ऑन बोथ डाई इज 8, मतलब दोनों डाई पे नंबर्स का जब सम करूंगा तो वो 8 होना चाहिए। चलो तो चेक करने जाओ। 1 + 1 2 1 + 2 3 3 + 1 4 4 + 1 5 5 + 1 6 6 + 1 7। तो पहले में तो कोई नहीं होगा। चलो नेक्स्ट 3 4 2 + 2 4 2 + 3 5 2 4 + 2 6 5 + 2 7 2 + 6 8 आ गया। तो मतलब इवेंट ए में जो मेरा पहला फेवरेबल केस होगा वो केस कौन सा होगा, पहले तो 2 6 हो गया। चलिए नेक्स्ट में क्या होगा 4 5 6 7 8, सम बोल रहा हूँ डायरेक्टली। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा 3 5। चलिए 8 के लिए देखिए वापस 5 6 7 8 4 4 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्या होगा वो देखो 6 7 8 5 3 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या होगा देखो आगे तो 7, ये तो आगे हो गया तो नहीं आएगा। चलो नेक्स्ट 7 और 8
मतलब ये क्या हो जाएगा 6,2, मतलब टोटल कितने आउटकम्स मिल गए आपको 5। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी फॉर फर्स्ट इवेंट विल बी 5 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। तो फर्स्ट केस का केसेस कितना हो जाएगा 35 डिवाइडेड बाय 36। ये आपका पहले केस का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बोला गया है केस इवेंट बी दैट सम ऑफ नंबर ऑन बोथ डाइस इज 13। अच्छा 13 कहाँ पॉसिबल है देखते हैं। 13 के लिए देखो क्या होगा, सम ऑन बोथ डाइस इज 13। चलिए तो ये तो 6 हो गया। 13 के लिए मुझे दोनों आंसर चाहिए, देखो इस तरीके से निकाल सकते हैं। 6 + 6 क्या होगा 12। उसके आगे कोई नंबर है नहीं दिया है, मतलब मैक्सिमम टोटल कितना होगा 6,6 मतलब 12। तो 13 तो मुझे कभी भी इस समय मिलेगा ही नहीं, मतलब बी में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो बी इक्वल टू क्या होगा 0। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी क्या लिखा जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 36 इज इक्वल टू 0। या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बी इज अ इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि कभी पॉसिबल ही नहीं है कि आपको दोनों सम पे डाइस पे 13 मिल जाए। सो बी इज अ इम्पॉसिबल इवेंट, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विल बी 0। आप ऐसे भी लिखना चाहे तो डायरेक्टली लिख सकते हैं इस केस के लिए। चलिए नेक्स्ट थर्ड सी, सम ऑन डाइस लेस देन और इक्वल टू 12। चलिए सम ऑन डाई लेस देन और इक्वल टू 12 होना चाहिए, मतलब कि डब्ल्यू में डाइस का सम करूं वो 12 या 12 से लेसर मिलना चाहिए। तो देखो 2 3 4 5 6 7 सारी कंडीशन, 3 4 5 6 7 8 सारी कंडीशन, 4 5 6 7 8 9 5 6 7 8 9 10, फिर 6 7 8 9 10 11, फिर 7 8 9 10 11 एंड 12। मतलब हर एक केस में आपने देखा कि आंसर 12 या 12 से लेसर आ रहा है। एक ही केस में 12 आ रहा है, बाकी सब में तो 12 से क्या आ रहा है लेसर। सो देयरफॉर सी विल कंसिस्ट कितने एलिमेंट्स होंगे 36 एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट्स ने कैलकुलेट कर लिया। सो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी क्या हो जाएगा 36/36 विच इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपके दूसरे केस का आंसर हो गया। फिर ये थर्ड केस का आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। आपको ध्यान में रखना होगा इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हो। चलिए इसमें और क्वेश्चन आ सकता है, द नंबर ऑन बोथ डाइज आर सेम। नंबर्स ऑन बोथ डाइज आर सेम, नंबर ऑफ ऑन बोथ डाइज सेम मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 केसेस। फिर नेक्स्ट केस अलग अलग बन के आएंगे। इसमें बहुत सारे केसेस हैं, मैं इसके लिए आपको अलग अलग केसेस ट्रेन करूंगा। तो आप इसमें ध्यान रखने का कैसे आपको किस तरीके से आप इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन बिल्डअप कर सकते हैं। आपको बस ध्यान में रखना होगा कि ये सैंपल स्पेस आपको जो आपने जो क्रिएट किया है ये टोटल आउटकम्स वो प्रॉपरली बनाना चाहिए। अगर ये प्रॉपरली बन गया तो आप इसे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको ध्यान में रखना होगा इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका एग्जाम्पल नंबर 13 विच इज मैंने कहा था इंपॉर्टेंट सम है फॉर द एग्जामिनेशंस। तो आपको याद रखना होगा, इसके अलग अलग केसेस मैं आपको बना के भेजूंगा, आप ट्राई करिएगा यहाँ से ही उसे कैलकुलेट करने के लिए, ताकि आपको आइडिया आ जाएगा इसमें क्या पैटर्न होती है। चलिए अब एक शॉर्टकट टेक्निक बताता हूँ, इसमें भी एक सम का पैटर्न होता है। चलिए जैसे कि अगर मैंने इस एलिमेंट को ऐसे डायगनली डिवाइड कर दिया, ऐसे डायगनल बना रहा हूँ देखो इस तरीके से, तो आपको एक पैटर्न होगा, वो पैटर्न दिख रहा है, इसलिए मैं ये डायगनल बना रहा हूँ। देखो ये डायगनल बनाने का एक रीज़न है, वो क्यों बना रहा हूँ वो आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं डायगनल बिल्डअप कर लूँ थोड़ी सी, तो इसका एक रीज़न होगा, वो रीज़न आपको पता चल जाएगा क्यों ऐसी डायगनल्स ड्रॉ कर रहा हूँ मैं। अब देखो जब आप इस डायगनल का टोटल करोगे तो आपको क्या मिलेगा 2 2 + 1 2 + 1 मतलब 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। मतलब कॉमन एलिमेंट्स आपको फाइंड करना है। अगर क्योंकि ये सम का केस है ना, आपको क्या बोला गया था सम ऑन बोथ डाइज इज 8, तो
तो सम के केस में याद रखना कि इस डायगोनल का सम हमेशा 2 होगा, इस डायगोनल का 3 होगा, इसका 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। तो आपको कौन सा निकालना था? 8 वाला कहाँ था? ये देखो, ये रहा केस आ गया 8 वाला। तो ये डायगोनल के एलिमेंट लिखे हैं, देखो मैंने पहला क्या लिखा 2,6, फिर 3,5, 4,4, 5,3 एंड 6,2। 13 का तो कोई केस ही नहीं आया और सारे आंसर सम के लेस देन और इक्वल टू 12 है, तो सारे केसेस आ गए। तो समेशन के लिए एक पैटर्न होती है जो यहाँ पे फॉलो की जाती है। तो ये पैटर्न अगर आप याद रखोगे तो सम ऑन 2 डाइस के सारे केसेस आप इसमें से देख के डायरेक्टली लिख सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आने। आपको तो काउंटिंग का मतलब है ना, आपको ऑब्जर्वेशन तो अभी मैंने बताया नहीं है, तो आप काउंट कर लो 1 2 3 4 5, तो मेरा एलिमेंट हो गया 5। तो इस तरीके से डाइस के केस आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक स्टडी करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।